Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 5 in our CSAT practice series initiative for your attempt of 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं 23 या 24 में, तो आपको पता है कि इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, प्रीलिम्स, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम भी बोलते हैं। और इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जीएस होता है, जो कि आप जानते हैं, जिसकी आप तैयारी भी करते हैं। और पेपर 2 जो है दैट स्टैंड्स फॉर सीसैट, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बेसिकली जो पेपर 2 होता है उसका स्कोर ऐड नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरत है इसमें। मतलब अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप जो है, अगर आप कितना भी हाई स्कोर ले आए पेपर 1 में, आप जो है नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम जो है काफ़ी क्लियर कट है, सिलेबस भी आप काफ़ी क्लियर कट है। आपको पता है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस रीजन से आते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज यही है। अब इसमें जो है हमने स्टार्ट किया, जो ऑलरेडी हमारा 2022 का इनिशिएटिव है, उसमें हमने जो है मैक्सिमम कंसेप्ट्स खास करके क्वांट के उसको कवर किया। आज जो अभी ये वाला हमारा सीरीज़ चल रहा है, इसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में हमने जो है स्टार्ट किया। सबसे पहले तो इस साल का जो क्वेश्चन आया था उसको एनालाइज किया, और उसके बाद हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स खास करके जिससे आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा है वो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको हमने पिछले 3 लेक्चर में जो है पढ़ा है, उसके कंसेप्ट्स को देखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा है। आज अगेन जो है ये प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया जाता है, कंसेप्ट आपको पता है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें और कुछ भी नहीं है। वंस आपका जो है लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वैसे ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि अब ऑलरेडी आप कंसेप्ट जानते हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो आप यहाँ पे स्टॉप करें और पिछला 2-3 लेक्चर जो है वो जाके आप ज़रूर देखें, फिर जो है आप इस लेक्चर को देखें और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको जो है आप सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं। और जो है क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपके सीसैट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं। जो ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब हाई लेवल भी आप बोलेंगे तो क्या, क्वेश्चंस खास करके देखिए जहाँ पर से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर से बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन जैसा ये टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, या इवन नंबर सिस्टम, ये 2 चैप्टर्स खास करके हैं जहाँ पर क्वेश्चंस आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इसी कारण इसमें थोड़ा सा अगर आप हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं तो सीसैट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप ऐसा नहीं होगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड with every other person. If there are 105 handshakes, find the number of persons in the party. ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो पार्टी में है वो बताना है, वो कितने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस में रखेंगे, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे है कि मानते हैं कि हम लोग जो है टोटल n नंबर ऑफ पर्सनस हैं इस पार्टी में। ठीक है, तो हैंडशेक कैसे होगा, अगर आपको हैंडशेक करना है तो आपको 2 पर्सन चाहिए। अब वो कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पर्सन्स को हम लोग नेम कर देते हैं P1, P2, P3 अप टू Pn। ठीक है, सबको डिफरेंट नेम दे देते हैं, P1, P2 अप टू Pn। अब अगर आपको हैंडशेक करना है तो वो कोई भी 2 पर्सन हो सकता है, वो P1, P2 भी हो सकता है, वो P1, P3 भी हो सकता है, वो P2, P3 भी हो सकता है, वो P3, Pn से हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन, कोई भी 2 डिफरेंट पर्सन, ये याद रखिए, 2 डिफरेंट पर्सन कोई भी जो है वो अगर उसको आप चूज करेंगे तो उनको आप हैंडशेक करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर, चूज क्या करना है, यू हैव टू चूज 2 पर्सन्स फ्रॉम n पर्सन्स। अगर आप किसी 2 पर्सन डिफरेंट पर्सन को चूज करते हैं, डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, ये बात आपको याद होना चाहिए। मतलब जैसे आपका जो सेट बनेगा, मानते हैं कि अगर आपने 2 पर्सन चूज किया तो आप कैसे एक सेट बनाएंगे, जैसे एक लेते हैं P1, P2, ठीक है, उसके बाद P2, P3, उसके बाद हो सकता है P3, P5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेट्स हैं। आप सब में देख रहे हैं कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, वहां पे जो दोनों पर्सन है वो डिफरेंट है।
ठीक है। यहां पर अरेंजमेंट का बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है, यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होगा कि P1 P2 को आपस में अरेंज करना है, नहीं बिल्कुल नहीं, यहां पे कोई, बस आपको जो है कि आपको चूज करना है और आपके जो भी आपका जो आउटकम निकल के आता है वो हर बार डिफरेंट होना चाहिए। P1 P2 अगर एक सेट है तो दूसरा P2 P3 है, तीसरा P4 P5 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर दोनों पर्सन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने देखा कि हमें अगर चूज करना है 2 पर्सन्स आउट ऑफ n पर्सन्स तो हम लोग कैसे चूज करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, NC2। ठीक है, और अगर आपने 2 पर्सन चूज कर लिया तो वो दोनों हैंडशेक कर सकते हैं, यानी जितने तरीके से आप दो डिफरेंट पर्सन चूज कर रहे हैं उतना ही आपका हैंडशेक्स होगा। तो बस हम लोग NC2 को इक्वेट कर सकते हैं, कितना आपका 105। तो चलिए सॉल्व करते हैं। NC2 का वैल्यू कैसे होगा, आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आपका बराबर आ जाएगा 105। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n-1 और लिखते हैं इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आपका कितना है, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है तो बेसिकली उसका वैल्यू 2 होता है, तो उसको हम लोग 2 लिख देते हैं और इज इक्वल टू हो गया 105। तो यहाँ पर क्या होगा, n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n इंटू n-1 गिव्स, अगर 2 उधर चला जाता है तो 310 हो गया ये। तो जल्दी सॉल्व करिए, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 310, n स्क्वायर माइनस n माइनस 310 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आपको 310 को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक जो दो फैक्टर्स हो उनका प्रोडक्ट तो 310 हो, लेकिन उनका जो सम है या फिर जो डिफरेंस है वो -n के बराबर हो। तो कैसे चूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग 310 को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे कि आप क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो 310 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 105। ठीक है, उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से करते हैं तो कितना हो गया आपका 3 3 9 और कैरी ओवर 1 गया तो 15 यानी 35, और उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं 5 से और 7 हो गया। आपने इस 310 को जो है वो फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए आपको यहां पर देखना है, आपको 310 को एज अ प्रोडक्ट देखना है 2 नंबर्स का, जिनका प्रोडक्ट तो 310 होगा लेकिन डिफरेंस जो है वो -1 का या यहाँ पर -1 का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कैसे हो सकता है, देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम 7 × 2 कर दें और 3 × 5 कर दें। तो देखिए 7 2 14 होता है और 5 3 15 होता है, और 15 × 14 जो है आपका 310 मिलता है। तो ये हमें मिल गया कि आपका जो फैक्टर्स यहाँ पर होगा वो 15 × 14 होगा। अब इसको कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 14n माइनस 310 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब फैक्टर्स निकालिए, यहाँ पे n माइनस 15 प्लस n, अगर आप यहाँ पर से जो है 14 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो गया n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बच गया, n प्लस 14 इंटू n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो n इक्वल टू -14 आ जाएगा। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी ये ही 0 है। तो n माइनस 15 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, यानी उस पार्टी में डेफिनेटली 15 पर्सन्स हैं, तभी आपका जाके 105 हैंडशेक्स हुआ है, डिफरेंट हैंडशेक्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत चांसेस रहता है, हैंडशेक वाला क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा भी गया है, 1-2 बार देखा भी गया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ऑफ कॉम्बिनेशन। बस आपको 2 डिफरेंट पर्सन को चूज करना है आउट ऑफ n पर्सन। ठीक है, अगर लेकिन आपको एक एग्जांपल आपको देते, चलिए हैंडशेक का क्वेश्चन अगर यहाँ पर नहीं रहता, क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। अगर मैं ये आपको बोलता कि आपको यहाँ पर से 2 पर्सन चूज करना है और फिर उनको किसी एक सीट है आपको रखा हुआ है, वहाँ पे कोई गेम चल रहा है, वहाँ पर एक 2 आपको चेयर रखा हुआ है, तो आप बताइए कि उस 2 चेयर पे आप कैसे डिफरेंट तरीके से वहाँ पे पर्सन को बैठा सकते हैं। तब वहाँ पर जाके क्या होगा, आपने पहले 2 पर्सन चूज कर लिया, उसके बाद उनको क्योंकि 2 चेयर पे बैठाना है तो वहाँ पर क्या चीज़ का बात आ गया, अरेंजमेंट का। वहाँ पर अरेंजमेंट का बात आ गया, एक लेफ्ट चेयर होगा, एक राइट चेयर होगा, कोई भी चेयर का डिफरेंट पोजीशंस होगा, तो उस वजह से वहाँ पर वो, अगर ये एक मैं और क्वेश्चन चेंज कर देता तब ये क्वेश्चन जो है वो किसका बन जाता, परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट का। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली चूज करना है 2 पर्सन को आउट ऑफ n पर्सन। तो वो आप कैसे करेंगे, NC2 वेज में।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस तरह से डिफरेंस करके अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट या परमुटेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा। ये अगर आपको एक बार ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि परमुटेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, बस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने वैसा ही क्वेश्चन एक देखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है एन office photograph has to be taken. The front row consists of 6 female employees who are sitting. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक ऑफिस में एक फोटोग्राफ लेना है सारे एम्प्लॉयज़ का। वहाँ पर क्या है कि फ्रंट रो में जो है वो 6 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और वो जो है वो बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या है 20 मेल एम्प्लॉयज़ आर स्टैंडिंग बिहाइंड। ठीक है, वो पीछे खड़े हैं। The 2 corner positions are reserved for 2 tallest male. Okay, in how many ways can द एम्प्लॉयज़ बी अरेंज्ड, यानी सारे एम्प्लॉयज़ का जो है आप डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले देखते हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके पास, 6 हैं, तो हम लोग इसको कर देते हैं F1 F2 F3, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, F4 F5 एंड F6। ठीक है, और आपके पास मेल जो है वो 20 है, तो M1 M2 जो भी हो गए अप टू M20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जो फोटोग्राफ हो रहा है, तो सामने में तो फीमेल जो है वो जैसे अगर हम लोग ये सामने का सीट्स माने तो यहाँ पर आपका जो है 6 फीमेल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 सीट्स हम लोग बना देते हैं। ये हमने 6 बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि फीमेल्स को बैठना है सामने में। अब इनका आपस का अरेंजमेंट कितना होगा बताइए। आपके पास 6 फीमेल्स हैं, 6 डिफरेंट सीट्स हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट कैसे होता है, सिर्फ n फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल वेज में आप जो है यहाँ पर फीमेल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो फीमेल का तो अरेंजमेंट मुझे पता चल गया। अब क्या है वहाँ पे उसके पीछे जो है वो 20 मैन जो है वो खड़े हैं। अब 20 मैन के साथ क्या है, एक कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है कि जो 2 टॉलेस्ट मेल हैं वो हमेशा कॉर्नर में होंगे। मतलब जैसे अगर आप अरेंज करेंगे मेल्स को, तो इस वाले कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर पे आपके 2 टॉलेस्ट मेल होंगे। तो ऑब्वियसली आपको पहले आपने देख लिया कि वो 2 टॉल मेल कौन है, वो कोई भी हो सकते हैं हमें बस, लेकिन वो जो मेल है वो वही 2 मेल जो है वो टॉलेस्ट होंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो अब क्या है कि जो 2 टॉलेस्ट मेल हैं वो जैसे एक हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टॉलेस्ट मेल को हम लोग MT1 मान लेते हैं और MT2 मान लेते हैं। ठीक है, इसी में से कोई होंगे, इसी में से M मतलब 20 मेल में से ही 2 मेल ऐसे होंगे जो 2 टॉलेस्ट होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि एक बार MT1 यहाँ होगा, एक बार MT2 यहाँ होगा, एक बार MT2 यहाँ होगा, एक बार MT1 यहाँ होगा, यानी इनका आपस का अरेंजमेंट कितना है 2 फैक्टोरियल वेज में। मतलब 2 टॉलेस्ट मैन जो है वो आपस में कितने में अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टॉलेस्ट मैन का हमें अरेंजमेंट पता चल गया 2 फैक्टोरियल। अब आपके पास कौन बचता है, आपका बचा है 18 मैन, और आपके पास कितने प्लेसेस बचे हुए हैं 18 प्लेसेस बचे हुए हैं, तो इनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो टोटल क्योंकि सब साथ में हो रहा है तो आपका बेसिकली कितना हो गया, हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आ रहा है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1440, 18 फैक्टोरियल इंटू 1440, तो आपको जो है 1 फैक्टोरियल है और बाकी जो है वो वैल्यूज दिया हुआ है। तो जल्दी वैल्यू करते हैं। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताइए। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120, तो 6 का कितना हो गया 720, और 720 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1440। तो आपका कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 1440। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है शायद जिसमें मल्टीपल अरेंजमेंट्स हो। एक तो सबसे पहले हमने देखा फीमेल का अरेंजमेंट, फिर हमने देखा 2 टॉल मैन का, जो 2 टॉलेस्ट मैन है उनका अरेंजमेंट, और फिर जो रेस्ट जो 18 मैन बच गए उनका अरेंजमेंट। और क्योंकि ये सब साथ में हो रहे हैं तो आपको टोटल जो है मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो कितना हो गया 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू आ गया 18 फैक्टोरियल इंटू 1440। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से चलना है, आपको पता है सारा क्वेश्चंस को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इसी से आपको जो है सीखते हुए चलना है। आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पर आप अटेम्प्ट करिए, यहीं पर आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो फिर आप जब प्रेशर सिचुएशन में होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे उस समय। अभी से ही अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे अगर आप स्टेप्स लेंगे तभी जाके आप किसी क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम 6 men and 4 ladies a committee of 5 is to be formed। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कमिटी ऑफ 5 person, ठीक है, मेल फीमेल छोड़ दीजिए या मेन एंड लेडीज छोड़ दीजिए, तो आपको बेसिकली एक कमिटी बनाना है जिसमें 5 डिफरेंट पर्सन्स होंगे। यहाँ पर क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। अब देखिए यहाँ पर जो 5
मेंबर्स का जो कमिटी है ये कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक लेडी होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 6 मेन है आपके पास, तो आप 5 मेन लेके भी कमिटी बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कमिटी नहीं बनाना है आपको, उसमें एक लेडी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है। तो सबसे पहले आप एक वैसा कमिटी बनाइए जिसमें आपके पास, क्योंकि 5 मेंबर्स का कमिटी है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक लेडी से स्टार्ट करते हैं कि एक लेडी है उसमें, एक लेडी है उस कमिटी में, और एक लेडी आपने चुन कर लिया, यानी आपने 1 मेंबर चूज कर लिया। तो अब आपके पास कितने बचे हैं? 4 मेंबर्स। तो आप कितने वो कहाँ से लेंगे? आप मेन से लेना पड़ेगा, तो वहाँ से हम लोग लेंगे, यानी हम लोग लिखते हैं 4 मेन। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हम लोग 2 लेडी ले लें, 2 लेडी ले लें, और कितना ले लें? 3 मेन। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? हम लोग क्या ले लें? आपका 3 लेडी एंड 2 मेन। ठीक है, उसके बाद क्या ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं 4 लेडी और 1 मैन। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यही हो सकता है, क्योंकि जब हमने एटलीस्ट 1 लेडी चाहिए तो इतने ही सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपने ऐसा कमिटी जो है वो आपको बना सकते हैं इस फॉर्मेट में। अभी ये कमिटी का फॉर्मेट सेट हुआ है, अभी हमने टोटल चूज़ नहीं किया है, अभी ये सिर्फ कमिटी का फॉर्मेट जो है वो निकल के आया है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा कमिटी बनाना है जिसमें एक लेडी हो और 4 मैन हो, ठीक है, एक लेडी हो 4 मैन हो, तो यहाँ पर एक लेडी, जो वो एक लेडी है वो इन 4 लेडीज में से कोई भी हो सकती है। यही ना मतलब हुआ कि ये आप एक लेडी और 4 मैन का जो है वो आप कमिटी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो आप एक लेडी भी है वो इन 4 लेडीज में से कोई भी हो सकता है। तो यानी आप कितने तरीके से वो लेडी को चूज कर सकते हैं? आपको एक लेडी चूज करना है आउट ऑफ 4, तो कैसे चूज करेंगे? 4C1। ठीक है, उसके बाद इनटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज साथ में हो रहा है। अगर आप 4 मैन आपको चूज करना है, कहां से? 6 मैन से, तो आप कैसे चूज करेंगे? 6C4। ठीक है, तो यानी जब आप कमिटी बना रहे हैं जिसमें एक लेडी हो और 4 मैन हो और इस फॉर्मेट का हो, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 4C1 इंटू 6C4। ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस, क्योंकि बताइए या तो आप इस फॉर्मेट में बनाएंगे या तो आप इस फॉर्मेट में बनाएंगे, तो यहां पर वो बात आ गया और वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मेट में बनाते हैं तो अगेन अगर आपको 2 लेडी चाहिए तो कितने में से चाहिए? 4 लेडीज में से चाहिए, तो आप कैसे चूज कर सकते हैं? 4C2 इनटू लिखेंगे। अब आपको कितने मेन चाहिए? 3। कहां से? कितने? 6 मेन से, तो आप कैसे करेंगे? चूज 6C3। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं और, क्योंकि यहां पर फिर ये पॉसिबिलिटी हुआ, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ये होगा। अगर 3 लेडीज और 2 मेन का हुआ तो अगेन आपको कितना करना पड़ेगा? 4C3 इनटू, अगर आपको 2 मेन चूज करना है आउट ऑफ 6 तो कैसे करेंगे? 6C2। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग करते हैं 4 लेडीज, तो 4 लेडीज आउट ऑफ 4 लेडीज, यानी हम लोग लिखेंगे 4C4 जिसका वैल्यू आता है 1। यानी बस आप एक ही तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 4 लेडी चूज करना है और आपके पास 4 लेडी ही है, तो बस एक ही तरीके से चूज कर सकते हैं। तो आपका हो गया 4C4 और इनटू हो जाएगा 1। अगर आपको एक मैन चूज करना है आउट ऑफ 6 मैन, तो बेसिकली 6 तरीके से कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम लोग लिखते हैं उसको ऐसे 6C1। ठीक है, चलिए सबको कैलकुलेट करते हैं। 4C1 का वैल्यू 4 हो गया इंटू 6C4, तो 6C4 का क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगली बार नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अगर 4C2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू कर देंगे 6C3, तो कितना आ जाएगा आपका? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा आपका 4, ये तो सिंपली 4C3 का वैल्यू 4 हो जाएगा इंटू 6C2, तो कितना लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस लिखेंगे 4C4 का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू हो जाएगा आपका 6C1 का वैल्यू 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू अगर करेंगे, देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कट हो गया, तो आपका कितना बचा? 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से करते हैं तो 2 3 6, तो यानी कितना हो गया? 15। हम लोग डायरेक्टली 15 लिख दे रहे हैं। यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका? 24 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू करेंगे 6 फैक्टोरियल को वैसे ही करिए, तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो उसका वैल्यू 6 होता है, तो ये कट हो गया, तो ये कितना बन गया आपका? इसको हम लोग लिख देते हैं 20। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना हो गया आपका? 4 इंटू, ये देखिए अगेन 6C2 का वैल्यू वही होगा जो 6C4 का वैल्यू, यानी 15, तो 4 इंटू 15 लिख देंगे प्लस 6। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। 4 इंटू 15 करते हैं तो 60
प्लस जो है आपका कितना हो गया यहाँ पर अगर करेंगे तो 6 इंटू 20 है तो 120 हो गया, प्लस 60 प्लस 6, तो जल्दी करिए, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120 प्लस 120 तो 240 एंड 240 प्लस कितना आ गया 246। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को एक तरीके से बनाया। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट तरीका जो कि थोड़ा सा सिंपल है और आपको इस तरह से सोचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां पर इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास 6 मेन है और 4 लेडीज़ है और हमें वैसा कमेटी बनाना है, 5 मेंबर्ड कमेटी है वो, जिसमें एक लेडी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो 6 मेन है और 4 लेडीज़ है, तो आप बोल सकते हैं सारे पर्सन है। ठीक है, सारे पर्सन है डिस्पाइट उनका जो भी जेंडर हो। यहाँ पर आपके पास 10 डिफरेंट पर्सनस हैं, तो हम लोग लिखते हैं 10 डिफरेंट पर्सनस, 10 पर्सनस हैं आपके पास। ठीक है, और आपके पास अगर आपको 5 मेंबर्ड कमेटी बनाना है तो आपको यहाँ पर से क्या 5 पर्सन का कमेटी बनाना है, तो इन 10% से आपको कोई भी 5 पर्सन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहता कि आपके पास एक लेडी होनी चाहिए, ठीक है, या 2, जो भी कोई अभी जो हमने देखा पिछले, अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपके पास 10 पर्सन है। ठीक है, 10 डिफरेंट पर्सन हैं जिससे आपको 5 पर्सन चूज करने हैं और उससे एक कमिटी बन जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू चूज 5 पर्सन आउट ऑफ 10 पर्सन। तो कैसे करेंगे, 10C5। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, चलिए, तो ये टोटल पॉसिबल आपका वेज हो जाएगा चूज करने का अगर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहे। ठीक है, अब अगर आप सोचिए जो भी टोटल पॉसिबल जो निकल के आएगा, इसमें से अगर हम माइनस कर दें आपका क्या, वैसा कमिटी जिसमें सारे मेन हो, तो हमें यह मिल जाएगा कि जैसे अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे अगर आपके पास 10 डिफरेंट पर्सन है और आपको एक कमिटी बनाना है जिसमें 5 पर्सन होने चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप कितने वेज में कर सकते हैं, 10C5 वेज में आप चूज कर सकते हैं उस कमिटी को। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि आपको निकालना है कि वहां पर वैसे कमिटी निकालना है जिसमें 1 लेडी होना चाहिए, तो ये तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गया जब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर हम इसमें से वो माइनस कर दें जिसमें वैसे कमिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे कमिटी जिसमें एटलीस्ट 1 लेडी होंगी। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं उल्टे तरीके से हम सोच रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो देखा, हमने पहले बनाया कि 1 लेडी होंगी, 2 लेडी होंगी, 3, लेकिन अगर हम उल्टे तरीके से सोचे कि सबसे पहले हम विदाउट एनी कंस्ट्रेंट जो है, अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रहे, तो हम अगर 5 पर्सन का कमिटी बनाना चाहें आउट ऑफ 10 पर्सन, तो हम लोग 10C5 वेज में बना सकते हैं। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी आ गया। लेकिन अगर उसमें से हम ये माइनस कर दें कि वो जो 5 मेंबर कमिटी बन रहा है वो सिर्फ मेन से बने, तो हमें वैसे कमिटीज मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन तो हो गई। ठीक है, तो अब बताइए वैसे कमेटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन हो, ठीक है, वो आप कैसे कर पाएंगे, आपको 5 मेंबर्ड कमेटी है और 6 मेन से चूज करना है, तो आप कितने वेज में कर पाएंगे, 6C5। ठीक है, तो इसको बस हम लोग यहां से माइनस कर देते हैं, 10C5 माइनस 6C5, तो भी आपका देखिए वैल्यू जो है वो सेम आएगा। कैसे, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 10 फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया आपका, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद जो है एक कट हो गया, लेकिन एक 5 फैक्टोरियल बचा हुआ है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए, 120, तो इसको हम लोग लिखते हैं 120। 8 से अगर हम लोग इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अगर हम लोग 5 से करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, तो हो गया आपका 3 2 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 4 7 3 ज़ा 21 यानी 252। तो यहां से आ गया 252, 10C5 का वैल्यू। अब लेकिन 6C5 का वैल्यू कितना होगा, आपको पता है 6 होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 6, तो आपका कितना वैल्यू निकल के आएगा, 246। तो आप इस तरीके से भी ये सब जो है क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। अगेन ये एक लेवल अप है, क्योंकि जनरली आपको वैसा तरीका ही मिलेगा जो हमने फर्स्ट तरीके से सॉल्व किया था, बुक्स में भी आपको वही देखने को मिलेगा। ये तरीका आप तब सीख जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन है क्या। अगर आप कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझेंगे तो तभी जाके आप इस प्रोसेस के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम लोग रिवर्स तरीके से सोचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है अ बॉय पोजिशनड एट ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहां पर क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं।
ठीक है, 2D ही है, 3D का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 हम लोग यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट द बॉय कैन टेक स्टेप्स ऑफ यूनिट मेजर, ठीक है, एक यूनिट का जो है वो एक स्टेप उस ले सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, किसी भी डायरेक्शन में ले सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ही कैन रीच द पॉइंट 5 6, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 5 6 जो पॉइंट है वहां पर उसको पहुंचना है, कवरिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, कवरिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो उसको 5 से मतलब 5,6 पे पहुंचना है। तो वो कितने तरीके से पहुंचेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम लोग पहले तो देखते हैं 5 और 6 पहले बनाते कैसे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, तो पहले हम यूनिट्स बना देते हैं, एक एक यूनिट का। जैसे यहाँ पर ये 1 यूनिट हुआ, ठीक है, ये हो गया 2, इक्वल बनाते हैं 3, ये 4 हो गया। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है, आपको बनाने में भी ये अच्छा लगेगा। 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, बिल्कुल सेम यूनिट है। 3 4, ये हो गया आपका 5, ये हमें थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 5,6 कहाँ पर होगा, तो 5 आपका बेसिकली एक्स एक्सिस जो एब्सिसा होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 को करें तो ये तो आपका 5 हो गया, और ऊपर एक्स एक्सिस पे आप 6 ले रहे हैं, यानी ये हमें ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो है आपका ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दिस इज 5,6, इसको हम लोग ड्रॉप भी कर देते हैं, 5 पे आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया 5,6, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये बॉय है इसको रीच करना है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो और इसको एक एक यूनिट का ही ये जो है स्टेप्स ले सकता है, 1 यूनिट का ही जो है ये स्टेप ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में ही ले सकता है। मतलब अगर आप मानिए जैसे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं मूव करेगा, मतलब आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस वे में नहीं मूव करेगा। या तो आपका ईस्ट जा सकता है या तो आपका नॉर्थ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इमेजिन करें, मतलब एक एक यूनिट का स्टेप्स लेगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पर अगर उसको 5,6 तक पहुँचना है, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आप बोल सकते हैं आपको 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ड्रॉ करें, देखिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये उसको कवर करना पड़ेगा अगर उसको 5,6 पे पहुंचना है। और ये कितना हॉरिजॉन्टल, ये सारे हॉरिजॉन्टल हैं। अगर वर्टिकल की बात करें तो यहां पर इसको हाइट कितना अचीव करना है, 6 यूनिट्स। तो यानी बोल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, 4 ये और ये लास्ट, ठीक है। तो ये उसको अचीव करना है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली इसको 5 स्टेप्स लेना है और वर्टिकली इसको 6 स्टेप्स लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो कितना हो गया, 5 हॉरिजॉन्टल एंड 6 वर्टिकल स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पर इसको क्योंकि जाना है 5,6 तक, तो ये डिफरेंट रूट ले सकता है। कैसे, अब आप डिफरेंट रूट बोलेंगे, ये क्या करेगा कि पहले जो है एक एग्जाम्पल आपको लेके बता रहे हैं, पहले एक हॉरिजॉन्टल लिया, ठीक है, फिर एक वर्टिकल लेगा, ठीक है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लिया है, फिर ये एक वर्टिकल लिया है, फिर एक वर्टिकल और ले लेगा, ठीक है, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लेगा। तो ये कितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकता है। यानी हम ऐसे जो बोल रहे हैं, ये जो 5 हॉरिजॉन्टल है और 6 वर्टिकल है, तो ये किसी भी सीक्वेंस में जो है वो लाई कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनका सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए उसको 5 हॉरिजॉन्टल तो लेना ही पड़ेगा और 6 वर्टिकल भी लेना पड़ेगा। अब ये किसी भी ऑर्डर में ले सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे, पहले 5 हॉरिजॉन्टल एक बार में ले ले, ठीक है, 5 हॉरिजॉन्टल एक बार में ले ले और फिर जाके 6 वर्टिकल एक साथ में ले ले, तो वैसा भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। तो यानी अब आपके पास देखिए ये क्वेश्चन जो है वो किसका बन गया। अभी तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, आपका अरेंजमेंट का। यानी आपको क्या करना है कि ये 5 हॉरिजॉन्टल है और 6 वर्टिकल है, इनका टोटल पॉसिबल जितना अरेंजमेंट होगा वही होगा डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग फ्रॉम ओरिजिन टू 5,6, ठीक है। तो चलिए कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या है, 5 एक तरीके का है और 6 एक तरीके का है। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 6 यानी कितना हो गया, 11। आपको पता है अगेन ये किसका क्वेश्चन बन गया, हमने मिसिसिपी या कोई वर्ड अरेंजमेंट, इस तरह का वर्ड्स या जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। आपको याद होगा अभी जस्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, जहां पर आपको टोटल कैरेक्टर्स पता है और रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी पता है। तो अब आपको क्या करना है, इनका पॉसिबल अरेंजमेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए आपके पास, 11। तो कितना लिख देंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो रिपीटिंग कितने आपके पास, 5 हॉरिजॉन्टल है, तो कितना लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल इनटू
वर्टिकल्स कितने हैं 6 फैक्टोरियल। तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए। 11 फैक्टोरियल को करते हैं तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कट हो गया। उसके बाद लिखते हैं 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 120। फिर से करते हैं 8 15, अगर 5 से करते हैं तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 66 इंटू 7, तो 66 इंटू 7 करते हैं तो 7 6 ज़ा 42 एंड 4 7 6 ज़ा 42, तो आपका कितना हो जाएगा 462। तो यानी सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका मतलब आप 462 वेज में जो ये बॉय है ये पहुंच सकता है 5,6। डिफरेंट पाथ होगा, हमने कहा आपको कैसे, बस इनका जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो है वो अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को विजुलाइज अब कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बेसिकली अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जहां पर आपको खास करके इस तरह का, जहां पर आपको एक स्टेप लेना हो, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, इवन चेस में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। There are 10 points in a plane out of which 4 are collinear. Find the number of triangles formed by the points as vertices. मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है जहां पर 10 पॉइंट्स है, आपके पास 4 कोलिनियर है। अगेन थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है अगर थोड़ा सा नॉलेज पता है कि कोलिनियर आपको क्या होता है। कोलिनियर बेसिकली वैसे पॉइंट्स होते हैं, और कोलिनियर जो होता है वो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो है वो आपके कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब क्या हुआ कि अगर आप वो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि यहाँ पर आपको टोटल जो है वो जो 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं और आपके पास उसमें से 4 कोलिनियर है। ठीक है, तो 4 कोलिनियर है मतलब क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 4 हो गए पॉइंट्स जो कोलिनियर है। और इसके अलावा आपके पास कितने बचे, 10 के अलावा कितने, मतलब 10 में अगर 4 कोलिनियर है तो 6 जो है वो नॉन कोलिनियर है, तो वो क्या है रैंडम पॉइंट्स है। देखिए वो जो है रैंडम पॉइंट्स है, वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर होंगे। अब देखिए अगर आपको अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसमें जो है ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो भी ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। आपको 3 नॉन, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर आप कोलिनियर ले रहे हैं तो उससे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। आप देखिए ये वाला अगर आप तीनों पॉइंट लेंगे तो आप ट्रायंगल बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आपको 2 पॉइंट जो है वो हो सकता है कि सेम लाइन में लाई करें, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर चाहिए। ठीक है, तो यानी वैसे हो सकता है, या एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन चारों पॉइंट में से आप ट्रायंगल, जो कि आपको देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक बताते हैं। अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो आपको कितने चाहिए, 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स आपको कहां कहां से मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि ये तीनों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर कोलिनियर होंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है कि हम जो है जो कोलिनियर वाले में से हैं एक पॉइंट लें। ठीक है, कोलिनियर वाले से अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, एक लेंगे, और बाकी जो है हम लोग क्या लेंगे नॉन कोलिनियर वाले से, वो कितने हैं मेरे पास 6 हैं। तो वैसे पॉसिबिलिटीज़ कितने बनेगा, अगर आपको यहाँ पर से कोई भी एक कोलिनियर पॉइंट चूज करना है तो आप कितने वेज में चूज करेंगे, 4C1 वेज में। ठीक है, और आपको इसके अलावा कितने और 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, तो वो आप नॉन कोलिनियर वाले से लेंगे तभी आप ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे। तो वो कितना हो गया आपका इंटू 6C2। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग लें कि चलिए हम लोग 2 पॉइंट वाला जो है 2 कोलिनियर वाला पॉइंट ले लेते हैं, 2 कोलिनियर वाला हम लोग पॉइंट ले लेते हैं और एक जो है वो नॉन कोलिनियर वाला लेते हैं, तो तब भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे ये दोनों ले लिए या ये दोनों ले लिए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, तो हमारा डिफरेंट ट्रायंगल बन के निकल के आएगा। तो अगर हम लोग 2 चूज करें तो कितने वे में चूज कर सकते हैं, 4C2 इंटू क्या करेंगे, अगेन अब आपके पास आपने 2 पॉइंट चूज कर लिया, अब आपको बस एक पॉइंट चाहिए, वो कहां से चूज करना है आपको, नॉन कोलिनियर वाले से, तो वो कितना है 6, तो कैसे लिखेंगे 6C1। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि हम कोलिनियर वाले को ही छोड़ दें, चारों पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, आपके पास अब कितना बचा है 6 पॉइंट। इन 6 पॉइंट में से आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप कितने वे से बना सकते हैं, आपको 3 पॉइंट्स चाहिए, तो कितना हो गया 6C3। यानी यही डिफरेंट वेज है आपको ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 का वैल्यू कितना हो गया 4, अगर 6C2 का वैल्यू देखें तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे बाद में। 4C2 को करें तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हम लोग डायरेक्टली इसको 6 लेते हैं, इसका वैल्यू 6 होता है, इंटू 6 प्लस 6C3 जो है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 4C2 को सॉल्व कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। ठीक है, उसका 6C3 का भी अगेन वही होगा, हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू
3 फैक्टोरियल। जल्दी से सॉल्व करिए। तो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 6 इंटू 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल होगा तो वो तो कट हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 इंटू 15 हो जाएगा, यानी हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 60, प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो गया 36। ये कितना हो गया आपका 6 फैक्टोरियल को अगर हम लोग करते हैं 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, एक 3 वाला कट जाएगा तो लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल कट गया और बचा 3 टू 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है तो ये कट गया, यानी निकल के आया 20, यानी इसका वैल्यू कितना है 20, तो प्लस 20 लिख देंगे। तो 60 प्लस 36 कितना होगा 96, 96 प्लस 20 कितना हो गया आपका 116, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं, बस आपको हिंट दे देते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद भी बनाना है रिवर्स तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं सारे को। अब इसको रिवर्स तरीके से कैसे सोचेंगे, देखिए यहां पर क्या है कि आपको 10 पॉइंट है और आप में से जिसमें से 4 कोलिनियर है, यानी मतलब स्ट्रेट लाइन में वो लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एज वर्टिसेस। अब आप क्या करिए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 4 जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं 10 पॉइंट्स हैं, और अगर आपको हम लोग बोलें कि आपको इससे अगर ट्रायंगल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि इसमें से 4 कोलिनियर है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली आपको 3 पॉइंट चूज करना है, 3 पॉइंट चूज करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। और वैसे कितने डिफरेंट ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10C3। ये हो गया मेरा टोटल पॉसिबल वेज। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें हमने वैसे वाले ट्रायंगल्स को भी जोड़ लिया जो कि ये आपके 4 कोलिनियर पॉइंट से बनेंगे। एक्चुअली वो बनेंगे नहीं, लेकिन हमने जोड़ लिया कि वो बन जाएंगे, तो यानी हमने एक तरह से गलती किया, क्योंकि यहाँ पर तो 4 कोलिनियर पॉइंट है, उनसे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर हम लोग उसी में से कोई, जैसे यहाँ पर जो 4 कोलिनियर पॉइंट्स थे, इसमें से अगर हम कोई 3 पॉइंट चूज करते हैं तो उसे आप ट्रायंगल बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। यानी ये गलती हमने कर दिया है इस कैलकुलेशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे, इससे जो हमने सोच के कि ये ट्रायंगल बन जाएगा, उन ट्रायंगल्स को हमको इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा, तो हमें सही ट्रायंगल्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास हमने जो जोड़ लिया फालतू में, वो कितना है आपके पास, कितना ट्रायंगल्स जोड़ लिया, 3 पॉइंट्स चाहिए थे आउट ऑफ 4, तो कितना हो गया 4C3। तो यानी हमने 4 जो है आप बोल सकते हैं 4 ट्रायंगल्स ऐसे जोड़ लिए जो कि एक्चुअली बनेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आप पहले 10C3 का वैल्यू निकालिए, कितना हो गया आपका 10C3 का, अगर हम लिखते थे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे 4, तो इसका वैल्यू कितना हुआ पहले बताइए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वो तो कट हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं 6। ठीक है, तो अगर 3 से करते हैं तो 3 2 6, 3 3 9, 2 4 8, तो आपका कितना हो गया 4 3 12, और 12 इंटू 10 हो गया आपका 120, एंड 120 माइनस 4, तो आपका कितना आ गया 116। तो आपका अभी भी जो सही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सी। तो आप सोच रहे हैं कि हम लोग रिवर्स तरीके से भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस को इमेजिन कर सकते हैं, रादर देन कि आप जो है वो जो फर्स्ट वाला तरीका है जिसमें कि आप जो है सारे केसेस को पहले सोचें, फिर उसमें जो है आप कॉम्बिनेशंस लें और फिर जो है फाइनली आप आंसर लेके आएँ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो ये प्रैक्टिस सेशन था, होपफुली आपको जो है सारा कंसेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन से जो है हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि देखेंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि जिसमें सीसैट पे बेस जिस पे क्वेश्चंस आया ज़्यादा, वो चैप्टर्स को उसी सीक्वेंस में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इसके जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इमेजिन कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप जो है आप देख पाएंगे कि अरेंजमेंट्स जो है या फिर सेलेक्शंस जो है वो कैसे हो रहा है, और फिर जो है आपको एग्जाम में भी जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।